मध्यकालीन इतिहास में जो हमने शुरू किया था, पहले हमने मध्यकालीन इतिहास में आपको लिया बाबर के बाद हमने लिया हुमायूं, और हुमायूं में हमने 2 ब्रेक लिया था। अगर आपको याद होगा 1540 तक का था, और फिर हमने बोला था 15 साल का ब्रेक, और 15 साल के ब्रेक के बाद फिर आया था 1555, फिर 1556, यही था ना बराबर। अब हमने बोला कि ये जो ब्रेक हुआ था 15 साल का, इस 15 साल में हमने आपको क्या बताया कल, सूर्यवंश में हमने बोला आपको 3 शासक। पहला था शेरशाह सूरी, दूसरा हमने बोला था इस्लाम खान या इस्लाम सूरी, आप जो कहें, और तीसरा था हमने आपको बोला था आदिल शाह। इस आदिल शाह के समय में ही हमने बोला था इसका प्रधानमंत्री था हेमू, और हेमू के साथ भिड़ंत हुई किसकी, अकबर की 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, और यहाँ पे आके हमने ये खत्म किया था। इसका मतलब ये है कि बाबर और हुमायूं के बाद आपका अगला आएगा दोस्तों अकबर। अब अकबर को आगमन करने से पहले आपको मैं ये जानना चाहूंगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अगर अकबर का जन्म के बारे में, अकबर के जन्म के बारे में अगर आप कहेंगे तो अकबर का जन्म होता है भाई 1542 को। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। चूंकि अब आपको याद आ गया कि भाई हुमायूं 1540 कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, तो कन्नौज के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के डर से वो कहीं बिल में जाके छुपा था, या तो वो सिंध में छुपा था या फिर फारस में छुपा था। और आपको याद होगा सरहिंद का युद्ध, आपको मैंने हिलाल, ये सब आपको मैंने बताया था। तो आप उस दौर में आइएगा, तो इसका मतलब है अकबर का जन्म भाई भारत में नहीं हुआ। चलिए, अब अगला मसला आता है कि साहब हुमायूं की डेथ हो जाती है कब, 1556 में। जब 1556 में हुमायूं का डेथ होता है, अब अकबर को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, अकबर बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसलिए संभव नहीं है कि इसको एक क्लास में खत्म किया जाए। तो हम उसको कोशिश करेंगे 4 छोटे छोटे क्लासेस में खत्म करने के लिए, ब्रेक ले लेकर हम उसको खत्म करेंगे, बराबर है। तो अभी हम देखते हैं कि जब वो 1556 में जब हुमायूं का डेथ हुआ, हुमायूं का डेथ, हुमायूं के डेथ के समय में ये बाबू अकबर जो थे ये बच्चे थे, और वो था कहां पर, पंजाब में था। पंजाब में इसका संरक्षक था बैगम खान। अब ये चलते हैं पंजाब से, आते हैं, और इसका जो राज्याभिषेक होता है कब होता है, वैलेंटाइन डे में। राज्याभिषेक हमने कहा वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी। देखे, हम वैलेंटाइन डे जैसे ही बोले तो वैलेंटाइन डे बोलते ही आपको याद हो जाता है 14 फरवरी। तो हमने बोला कि भाई इसके जो राज्याभिषेक है वो वैलेंटाइन डे को होता है 1556 में। अब जब ये राज्याभिषेक होता है तो हमने आपको पृष्ठभूमि में बता दिया। पृष्ठभूमि क्या है कि जैसे ही राज्याभिषेक होगा, शासन में आएगा, सत्ता में आएगा, शासन और सत्ता में जो भी आया तो उसको चुनौतियां फेस करना पड़ता है, उसके सामने चुनौती। अब उसके सामने चुनौती क्या है, अब चुनौती थोड़ा सा आप देखिए, अगर ये मैं भारत का मानचित्र आपको पढ़ाने की कोशिश करूं तो आप चुनौती देखिए। लाजमी सी बात है, चुनौती इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हुमायूं के बाद, अगर हुमायूं 1540 में भारत को छोड़कर न गया होता और भारत में रह जाता तो शायद बेटे को चुनौती नहीं मिलती। लेकिन चूंकि पिता हुमायूं 15 साल वनवास में रहे, प्रभु श्री राम 14 साल, वो 15 साल, तो चूंकि वो 15 साल वनवास में रहा, तो वनवास में रहने के कारण प्रभु राम जब चले गए वनवास, तो वनवास के बाद अयोध्या का क्या हुआ था, तहस नहस हो गया, कहानी खत्म हो गया था पूरा। तो ठीक उसी तरह से जब हुमायूं चले गए वनवास, तो मैं वनवास या निर्वासन कहिए, तुलनात्मक अध्ययन तो मुझे नहीं करना चाहिए, धर्म का मसला है, तो
अब हुमायूं चूंकि चला गया 14-15 साल के लिए, तो नतीजा ये हो गया कि जो भारत की जो स्थिति थी वो भारत की स्थिति खंडित होना शुरू हो गया। भारत छोटे छोटे भागों में टूटना शुरू हो गया था। अब टूटना शुरू हुआ तो इस भारत के मानचित्र को आप देखिए, ये वाला क्षेत्र है आपको, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ। भाई पहला देखिए आप नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट में स्वतंत्र शासन आरंभ हो जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में जाइएगा तो आपको सिंध है ना, आपको याद होगा मुल्तान, तो ये सारा जो क्षेत्र था, हमने बोला कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है वहां पर एक शासक बना, और शासक का नाम था मिर्जा मोहम्मद हकीम। तो वैसे भी याद रखिएगा मिर्जाओं का शासन, मिर्जा मोहम्मद हकीम। तो पहला चुनौती आपको आता है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में हमने कहा शासक कौन है, मिर्जा मीर हकीम। तो यहाँ जो मिर्जा मीर हकीम है, इसके नेतृत्व में ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है वो क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। अब जब स्वतंत्र हो गया है तो भाई इसके लिए चुनौती बन जाएगी, अकबर के लिए चुनौती बन जाएगी कि उसको हम कैसे कब्जा करें। उसके बाद आप आइएगा नॉर्थ वेस्ट से, तो आप नॉर्थ में आइएगा, भारत के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हम उसको कश्मीर कहना चाहिए। उस समय जम्मू कश्मीर के नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था कश्मीर। अब कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या हुआ, दूसरा चुनौती हो गया भाई कश्मीर। कश्मीर में क्या हुआ, जो स्थानीय मुस्लिम शासक थे, स्थानीय मुस्लिम शासक, वो अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद आप आइए नॉर्थ वेस्ट से होते हुए अब आप इस वाले क्षेत्र में आइए, तो इस वाले क्षेत्र में आपको आएगा दिल्ली, फिर आपको आएगा शेरशाह सूरी वाला क्षेत्र, शेरशाह सूरी का क्षेत्र। भले ही पानीपत के युद्ध में शेरशाह सूरी का नाम निशान खत्म हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी का जो क्षेत्र था वहां पर क्या स्थितियां हो रही थी, वहां पर भी विद्रोह हो रहा था, वहां पर भी बगावत हो रही थी। तो आपको आ गया कि भाई शेरशाह सूरी वाला क्षेत्र। इसके अलावा फिर आपको देखिए दिल्ली, आप आएंगे दिल्ली में दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था। तो अगली चुनौती हो गया कि भाई दिल्ली में दुर्भिक्ष है, अकाल है, तो दिल्ली का चुनौती। वहां से आप निकलिएगा तो आगे आइएगा तो आपको बंगाल की चुनौती, बंगाल, तो अगला आ गया बंगाल की चुनौती। अब बंगाल से आइएगा तो बंगाल के बगल में है उड़ीसा। कौन सा क्षेत्र है, ओडिशा। अब देखिए ओडिशा से आइएगा तो ओडिशा, गोंडवाना होते हुए आ जाइए मालवा, ये वाला जो क्षेत्र था, है ना। अगला चुनौती हो गया ओडिशा, गोंडवाना और मालवा, ये सारी चुनौतियां हैं उसके साथ। गोंडवाना कहेंगे तो गोंडवाना के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो याद रखिएगा, जब हम गोंडवाना कह रहे हैं तो आधुनिक युग में गोंडवाना और कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हमारा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना। तो आंध्र हमने क्या बोला, ओडिशा, ये आपका एमपी वाला क्षेत्र, विंध्याचल वाला। तो ओडिशा, गोंडवाना, मालवा होते हुए ये क्षेत्र आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात। तो ओडिशा, गोंडवाना, मालवा और गुजरात। आगे आप यहाँ से बंगाल तक पहुंचे, बंगाल से फिर आए पाते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ओडिशा, गोंडवाना, मालवा और गुजरात, यहाँ तो कुछ स्वतंत्र शासन हो चुका है। इसके अलावा चाहिएगा तो आप यहाँ आ जाइए, ये वाला क्षेत्र अगर आपको याद कर रहा होगा तो ये है गोवा द्वीप। अब गोवा द्वीप में क्या हुआ था भाई, पुर्तगालियों का कब्जा था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि संघर्ष है। अब थोड़ा सा अगर आप
मोटा मोटी आइडिया करिएगा मित्रों। अगर ये हम कह रहे हैं, देखिए कि ये क्षेत्र है आपका गोवा या द्वीप हम बोल रहे हैं, तो एक जमाने में आप इस क्षेत्र का तस्वीर अगर आपको याद होगा, अगर आप लगातार आप हमको फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि ये वाला क्षेत्र कौन सा था भाई, खानदेश था। पहले खानदेश, खान के बाद आइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बेसिकली बहमन क्षेत्र था, और बहमन से फ्री हो गया तो बहमन के 5 सल्तनत बने थे, है ना, बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, है ना, ये 5 क्षेत्र हुए थे। इसका मतलब ये है कि हमने सांकेतिक रूपों में लिखा कि गोवा और द्वीप जो है वो पुर्तगाली कब्जे में है। तो गोवा और द्वीप अगर पुर्तगाली कब्जे में है और आप अगर चाहते हैं कि गोवा और द्वीप को आपको फ्री करना है, तो फ्री करने के लिए आप अगर गुजरात तक आ गए हैं तो गुजरात से आपको पहले खानदेश को हटाना पड़ेगा। खानदेश के बाद आपको जो बहमनी के जो 5 दक्कन बने थे उस 5 से सुलटना पड़ेगा, और 5 से सुलटिएगा तब जाके अंत में गोवा और जो पुर्तगाल के अंदर में आप उससे निपटेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत बड़ी चुनौती इसके सामने पेश हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर चुनौतियों को समझ गए तो यहीं से आपको क्वेश्चन आना शुरू होगा। अच्छा ठीक है, आप एक चीज और देखिए, मालवा तक अगर पहुंचेंगे, गुजरात पहुंचेंगे तो लाजमी सी बात है इस चीज को, इस जगह को क्या करना पड़ेगा, हमको स्वतंत्र करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो आप गौर फरमाइएगा, तो मालवा इधर है और इधर हमने लिया आपको उत्तर पश्चिम, इधर लिया हमने आपको जम्मू कश्मीर, हमने आपको यहाँ पर पानीपत का युद्ध। तो पानीपत वाला क्षेत्र से लेकर अगर आप गुजरात तक आते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा राजस्थान क्षेत्र है। यानी आपको इस क्षेत्र को, राजस्थान वाले क्षेत्र को भी क्या करना होगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो राजस्थान में जाइएगा तो आपको जयपुर आएगा, राजस्थान में आइएगा पहला तो मेवाड़ आएगा, मेवाड़ से निपटिएगा तो आपको जयपुर आना पड़ेगा, जयपुर से निपटिएगा तो चित्तौड़गढ़ जाना पड़ेगा, उदयपुर जाना पड़ेगा, तो चित्तौड़गढ़ से निपटिएगा तब आपको रणथंभौर, फिर रणथंभौर से निपटिएगा तो जैसलमेर, जैसलमेर से निपटिएगा तो बीकानेर। तो कुल मिलाकर ये राजपूताना परिसंघ वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपको मोटा मोटी ये आइडिया हो रहा है कि जब अकबर गद्दी पे बैठने वाला है, तो अकबर जब गद्दी पे बैठ रहा है तो अकबर गद्दी पे नहीं बैठ रहा है, बल्कि उस गद्दी में सिर्फ कांटे हैं और उन कांटों से उनको सामना होना है। तो एक चुनौती तो ये इसको दिखाई पड़ती है। अब इन चुनौतियों के अलावा ये जो चुनौती है, ये तो चुनौती है नहीं, इन चुनौतियों को हम कहते हैं साम्राज्यवादी चुनौती। इन चुनौतियों को मैं नाम देता हूं साम्राज्यवादी चुनौती। इसलिए बोले हैं साम्राज्यवादी चुनौती क्योंकि अकबर गद्दी पे बैठा, जब बैठेगा तो हो सकता था ना कि जो जैसा है यार उसको वैसे रहने दिया जाए, खाओ पियो और ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो खाओ पियो और ऐश करो के तुलना में वह कह रहा है कि हम इन चुनौतियों से निपटना चाहते हैं, और उन चुनौतियों से अगर निपटना चाहते हैं तो इसका मतलब है मित्रों कि वह अपने अन्य छोटे छोटे शासकों को शांतिपूर्ण अंतिम दिनों में भले ही दीन इलाही वो कर दे, खासे दरबार कर दे, दरबारे आम कर दे, खासे आम कर दे, जो करना है उनको करे, बट शुरुआती लक्षण तो ये बता रहा है कि जो आपको मैंने चुनौती दिखलाया, और चुनौतियों के परिदृश्य में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर वह जियो और जीने दो पर यकीन करता, अगर वह उदारवादी शासक था, तो उदारवादी शासक था तो सभी का शासन था, छोटे छोटे राजा रजवाड़े शासन कर रहे थे, उनको शासन करने देते। लेकिन आपने क्या किया भाई, 1556 पानीपत का सेकेंड युद्ध से लेकर पूरा 1500 का पीरियड चल के आप 1600 में जब आते हैं तो 1600 की शुरुआत तक आप युद्ध में लिप्त रहते हैं, और युद्ध में लिप्त रहकर आप ये पूरे भारत को एक तरह से क्या करते हैं, अपने कब्जा में लाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा शासक जो पूरी अपनी युवा अवस्था खून और युद्धों में गुजारा है, क्या उसको उदारवादी कहा जा सकता है? क्या उसको हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं? क्या उसको हम जियो और जीने दो के समर्थक कह सकते हैं? क्या हम उसमें सहिष्णुता नाम की बात कर सकते हैं? क्या हम उसमें लिव एंड लेट लिव या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व फिलॉसफी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तुम भी जियो हम भी जिए। तो ये जो फिलॉसफी है हमारा, जो आज के तारीख में हमारे भारत के अंतरराष्ट्रीय नीति का जो बेसिकली कोर आइडिया है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे
डर जाएंगे। हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हम पर युद्ध करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो डिटरमिनेंट्स है, जो निर्धारक है, वो बहुत स्पष्ट है। लेकिन उसके विपरीत अकबर से अगर तुलना किया जाए कि भाई अकबर एक उदारवादी था, तो मेरे मन में क्वेश्चन यही आ रहा था कि अकबर अगर उदारवादी था तो जब वह गद्दी पे बैठा उसके सामने जो चुनौती थी, उन चुनौतियों को वो लेता ही नहीं। वो कहता है कि ठीक है, छोटे छोटे शासक हैं भाई, सभी अपना शासन चलाएं और हमको अपना दिल्ली पे या आगरा पे या आगे चलकर फतेहपुर सिकरी पे हमको रहने दीजिए। बट ऐसा तो है नहीं। आप देखते हैं कि हमने जिन चुनौतियों को आपके सामने रखा, उन चुनौतियों पर मालवा से पानीपत से शुरू करता है और मालवा के रास्ते होते हुए वो अंत तक जो है वो सिंध हो गया, काबुल हो गया, काबुल तक वो अभियान जाता है। तो इसका मतलब है कि वह भले ही अपने बुढ़ापे में, अपने अंतिम दौर में उसने अपने आप को उदारवादी चरित्र स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रारंभिक और युवा दृष्टिकोण से देखिएगा तो वह एक हार्डकोर साम्राज्यवादी था। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जिन नीतियों का सहारा लिया जा सके, उन सारे नीतियों का उसने सहारा लिया। चाहे वो युद्ध का सहारा हो, चाहे वो कूटनीति का सहारा हो। कूटनीति में प्रेम विवाह, जब आप राजस्थान जाते हैं तो वहां का जो प्रसंग है, यहाँ तक कि अपने संरक्षक की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी से विवाह, तो वैवाहिक संबंध के द्वारा भी उसने सीमा का विस्तार किया, युद्ध के बल में भी विस्तार किया। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि जब जयपुर जाता है तो जयपुर का जो शासक है बिरमल, उसका जो पुत्र है भगवान दास और मान सिंह, तो जीत लेता है, लेकिन फिर भगवान दास और मान सिंह को अपने सेना में शामिल भी करता है, 5000 का मनसबदारी भी देता है। और वही मान सिंह आगे चलकर राजस्थान का ही मेवाड़ का जो राणा प्रताप है उसके साथ वो हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ता है। तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके अंदर भले ही उसके व्यक्तित्व को आधुनिक इतिहासकार एक उदारवादी चरित्र के रूप में आकलन करे, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से और युद्ध कौशल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह एक अंदर से हार्डकोर साम्राज्यवादी था, जो उसके युद्ध क्रमशः मालवा पानीपत से शुरू होते हुए मालवा के रास्ते वो सिंध की ओर खत्म होता है। बराबर। तो इतना बड़ा उसका जीवनी है, इतना बड़ा संघर्ष है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और चुनौतियां यही है कि इन साम्राज्यों को कैसे वो एक एक करके अचीव करता है। तो ये जो चुनौतियां हमने लिखा मित्रों, इसको लिखा साम्राज्यवादी, वो अपने विस्तार के लिए कर रहा है। तो एक चुनौती हो गई जिसको मैं अन्य क्लास में पढ़ाता हूँ यह कहकर कि वह बाह्य चुनौतियां थी, लेकिन इसको मैंने नाम दिया साम्राज्यवादी चुनौतियां। तो अगर साम्राज्यवादी चुनौतियां बनाम कर दीजिए इसको बाह्य चुनौती, लेकिन इसका इस शासन में जैसे ही आया इसका एक और चुनौती था जिसको मैं कहता हूं आंतरिक चुनौती। तो आज के क्लास का पहला अंश जिसको हम लोग ब्रेक लेंगे, तो पहला काम हम करेंगे आज का आंतरिक चुनौती जो है, पहले इसको खत्म करेंगे। आंतरिक चुनौती खत्म करने के बाद हम शेरशाह सूरी, बंगाल की चुनौती, गोंडवाना, ये सभी को हम लोग लेके खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब आंतरिक चुनौती में ठीक है भाई, शासक के रूप में गद्दी पे बैठ भी गया। जब वो गद्दी पे बैठा था, उसका एज महज कितना था? 13 साल का उम्र था, एज मात्र 13 साल था। अब 13 साल की उम्र में तो हमारे आज के पीरियड में लोगों को ठीक से बात करने का तमीज नहीं है, बात करने का तरीका तक नहीं आता, हमको बात करने का तरीका नहीं आती, उनको भाषा का भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन गौर फरमाइए कि जो 1556 में गद्दी में बैठ रहा है, जिसकी उम्र 13 साल मात्र है, वह राजनीति किससे सीखा? उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किससे सीखा? हुमायूं मरने से पहले जिस बैरम खां को अकबर ने पीछे लगाया था, तो बैरम खां एक तरह का संरक्षक ही नहीं था बल्कि उसका प्रशिक्षक भी था। लेकिन जब जैसे जैसे समय गुजरता है, हमने कहा कि 1556 में जब वो गद्दी पे बैठता है, गद्दी में बैठने के बाद उसको सबसे बड़ी चुनौती उसको दिखाई पड़ती है आंतरिक चुनौती। हर किसी के लिए यह कॉमन सा बात है, अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचा रखना चाहता है
तो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पहले जो आसपास की समस्याएं होती हैं उससे उसको निकलना पड़ता है। अगर गुलाब का फूल देखिएगा तो गुलाब का फूल लाल रंग में जब निकल के आता है तो उसको गुलाब फूल को लाल बनने से पहले खून बहाना पड़ता है, क्योंकि जब वो गुलाब बन के निकलना शुरू करता है तभी उसको कांटा चुभना शुरू होता है। और वो गुलाब का फूल जो है वो कांटों के बीच संघर्ष करते हुए अपने शरीर से लहू निकालते हुए वो लाल होकर तब आके आपके सामने गुलाब फूल के रूप में लाल दिखाई पड़ता है। तो देखने का नजरिया है, कोई रोमांटिक वैलेंटाइन डे रहेगा तो वो गुलाब को किसी और तरीके से देखेगा। क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे युवा, हमारे जो छात्र हैं उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, पेट से लेकर सर तक के लिए जो कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो लाजमी सी बात है आपके लिए एक मोटिवेशन भी है कि गुलाब जिसको आप प्यार के सम्मान से देखते हैं, गुलाब को गुलाब बनने के लिए कांटों के बीच से निकलकर लहू लहान होते हैं तब वो गुलाब के फूल के रूप में लाल रंग आपको दिखाई पड़ता है। तो जो छोटी मोटी चुनौतियों का जब गुलाब फेस कर लेता है तब जाके उसको प्यार का संकेत या शुभ संकेत के रूप में उसको गुलाब के रूप में माना जाता है। अगर आप ये सोचिए कि वह गुलाब जब छोटे छोटे कांटे उसको चुभ रहे थे उसी समय वो धूप, गर्मी, बरसात और कांटों के बीच अपने आप को हार जाता तो शायद वो गुलाब ही ना होता, कुछ कैक्टस बन के वो रह जाता। तो आप कैक्टस को इज्जत नहीं देते हैं, कैक्टस की प्रजातियों से निकला हुआ जो गुलाब है वही आप उसको इज्जत देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर गुलाब बनना है तो गुलाब बनने के पहले जो कांटे हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करिए। अकबर जिसको हम कहते हैं, हम अकबर को गुलाब कह रहे हैं, लेकिन अकबर अगर गुलाब बना तो गुलाब बनने से पहले उसके सामने कांटे क्या थे? तो इतने सारे कांटे मैंने बताए, लेकिन उसके साथ साथ उसको आंतरिक कांटे भी थे। अब आंतरिक कांटे में हम कहते हैं आंतरिक कांटा दो को था, आंतरिक चुनौतियां दो थी। अब वो आंतरिक चुनौती कौन कौन सी दो थी? एक तो यह बैगम खान खुद, क्या कह रहे हैं कि राजनीति और शक्ति है ही ऐसा, सत्ता है ही ऐसा कि सत्ता की प्राप्ति के लिए इतिहास गवाह है कि अपनों के खून से चलकर ही रक्तांचल करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचा जाता है। तो यही वो बैगम खान है। अभी हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे बैगम खान उसके लिए चुनौती बना। तो एक बैगम खान है, दूसरा इसका घरेलू विवाद। घरेलू विवाद, घरेलू विवाद के संदर्भ में अगर आप इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो घरेलू विवाद से पता है पेटीकोट सरकार, किताबों में आपको मिलेगा पेटीकोट सरकार या शासन पेटीकोट। तो सवाल यह है कि भाई बैगम खान की क्या चुनौती थी और घरेलू विवाद पेटीकोट सरकार का क्या कहानी। अब ऐसा था कि पेटीकोट, अब हम सिर्फ दोनों को लेते हैं, पहले लेते हैं बैगम खान। हमने ये कहा कि जब अकबर को शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, लिखिए, जब अकबर 1556 में गद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक होने के बाद वह राजनीति का कौशल सीख लेता है, तो वह यह नोटिस करता है, वह इसको नोटिस करता है कि जब भी अकबर कोई निर्णय लेता है तो बैगम खान उसके हस्तक्षेप कर देता है। क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, मैंने तुमको दुनियादारी सिखाया है। और अकबर को ऐसा लगता था कि बैगम खान हमको इसलिए रोक रहा है क्योंकि बैगम खान मेरे नाम के सहारे वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है। तो जब तक संरक्षक रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दोनों के बीच में विश्वास की कमी हुई, वैसे ही रिश्तों में सब कुछ हो जाए लेकिन कभी विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में अगर आपको ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी हुई तो पता नहीं, पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, शीत युद्ध और आज भी जो हो रहा है आपको नेपाल में, कि सरकार और सरकार के जो प्रजा है दोनों के बीच में ही गृह युद्ध छिड़ गया। तो इसलिए छिड़ गया क्योंकि सरकार और युवाओं के बीच में विश्वास की कमी है। विश्वास, युवाओं को लग रहा है कि भाई भ्रष्टाचार है, युवाओं को लग रहा है कि हमारा रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये जो तथाकथित बड़े बड़े
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेता लोग हैं, उनके सारे बच्चे तो कहाँ पढ़ रहे हैं? ब्रिटेन में, जर्मनी में, अमेरिका में, और हम लोगों के लिए क्या है? तो यह एक तरह से सरकार और युवाओं के बीच विश्वास की कमी का नतीजा है। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में जो 2 गुट बना, उस 2 गुट के बीच भी यही था एक विश्वास, जर्मनी का विश्वास अमेरिका या फ्रांस के साथ नहीं, और फ्रांस को जर्मनी पर विश्वास नहीं, ऑस्ट्रिया और हंगरी पर विश्वास नहीं। द्वितीय युद्ध में भी वही हुआ कि भाई एक तरफ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, उसको इस्लामिक देशों पर विश्वास नहीं और जर्मनी पर विश्वास नहीं, साम्यवादियों पर विश्वास नहीं और साम्यवादियों को पूंजीवादियों पर विश्वास नहीं। तो ये पूरा जो विश्व है यह युद्ध में लिप्त होना ही होना है। हमारे घर में अगर एक घर के सदस्य को दूसरे घर के सदस्य के साथ विश्वास न रहे तो वो घर भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। अब बैरम खान का विश्वास आराम से चलता रहा है। हमने कहा था जन्म लिया था 1542 में, 1542 से लेकर 1556 तक का सफर तो ठीक ठाक चलता है। लेकिन जब भी अकबर कुछ नीतियों को लागू करना चाहता है तो उसको रोकता कौन है? बैरम खान। और अकबर को ऐसा लगता है कि हमारे विस्तार के विरुद्ध में कौन काम कर रहा है? बैरम खान विरोध कर रहा है। तो वह बैरम खान को आते आते जब नहीं रहा गया कि भाई कहते हैं कि जब सर से पानी आगे गुजर जाता है तो बगावत का ही दौर बचता है। तो बगावत का दौर आता है आपको 1560 में। अकबर बोलता है 1560 में बैरम खान को कि हम आपको 3 गो ऑप्शन देते हैं। कितना ऑप्शन देते हैं? 3 ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं? 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि आप कालपी या चंदेड़ी, कालपी या चंदेड़ी जगह है आप जानते होंगे। बोला कि आप कालपी या चंदेड़ी का क्या ले लीजिए? सूबेदारी, यानी यह क्षेत्र आपको मैं दे देता हूं, आप वहां का गवर्नर के रूप में चले जाइए, वहां से टैक्स लीजिए, अपना जो भी करना चाहते हैं खाइए पीजिए और जिंदगी मौज में उड़ाइए। आपको पेंशन दे रहे हैं सूबेदारी तरफ से, जीवन भर के लिए आपको दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो आपको क्या नहीं होना चाहिए? टेंशन नहीं होना चाहिए। तो बोला कालपी या चंदेड़ी का पेंशन लीजिए और टेंशन मत लीजिए। बोला अगर ये मंजूर है तो ठीक, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो हम आपको अपना सलाहकार बनाते हैं। सरकार का क्या बना देते हैं? आपको सलाहकार। शासक का, सुल्तान का क्या बन जाइए? बादशाह का सलाहकार बन जाइए। अगर आप सलाहकार नहीं बनना चाहते हैं और आपको मन, यह दुनिया क्या है? माया है। यह दुनिया क्या है? मोह और माया है। अगर आपको लगता है कि इतना साल तक अब हम जी लिए जिंदगी, अब तो हम बूढ़ा होने चले हैं, तो अब आपको बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? इस दुनिया का मोह माया त्याग कर आपको धर्म निभाना चाहिए। और धर्म निभाने के लिए आप कहां चले जाइए? मक्का चले जाइए। आप कहां चले जाइए? मक्का। और मक्का जाके आराम से अपनी जो बाकी दिन है अल्लाह ताला की याद में, पैगंबर साहब के प्रचार में आप अपना जीवन दीजिए। धर्म और कर्म, आपने अपना कर्म कर लिया, जब तक जवानी थी तब तक आपने अपना कर्म कर लिया। अब कर्म के बाद क्या करना चाहिए? आपको धर्म निभाना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि भाई हमको मक्का जाना पसंद है, तो पसंद होता है उसको तीनों ऑप्शन में से मक्का जाना पसंद होता है। तो अकबर कहता है कि ठीक है आप मक्का जाइए, और आपको हम मक्का जाने के लिए आपके साथ में एक आदमी को लगा देते हैं। हम किसको लगा देते हैं? विदाई के लिए आपको मक्का तक सुरक्षित कौन पहुंचाएगा? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद साहब हैं, ये आपके साथ जाएंगे, आपके रास्ता में ख्याल रखेंगे। आपने इतने दिन तक, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है, तो अब आप जब यहाँ से वनवास जा रहे हैं, आप जब धर्मार्थ जा रहे हो, तो आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा, आपकी आवश्यकताओं का ख्याल हमको रखना चाहिए। इसीलिए हम आपको एक रक्षक के रूप में आपको देखभाल करने के लिए, कब चाय पीजिएगा, कब पानी पीजिएगा, कब कुर्सी में बैठिएगा, कब कलमा पढ़िएगा, कब नमाज पढ़िएगा, कब आयत पढ़िएगा, जो भी करना है आपको, तो आपके उस चीजों के लिए हम कौन देते हैं? विदाई के समय पीर मोहम्मद। जैसे ही पीर मोहम्मद को लगाया पीछे, बैरम खान कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, वो अच्छे से समझ गया बेटा मेरे पीछे तुम जासूसी लगा रहे हो,
मैं जाने के लिए तो मैं खुद जा सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं मक्का जा सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, भला हूँ, चंगा हूँ। और तुम क्या करो, मेरे पीछे पीछे वो आदमी को लगा। अब वो आदमी जो है बेसिकली पीर मोहम्मद कौन है? मुखबिर है। हम कहाँ जा रहे हैं? अकबर भी जानता था कि अगर मक्का गया तो बीच में जाने के रास्ता में कहीं ना कहीं इसका वंशज है, कहीं ना कहीं मिल के हो सकता है अपना सेना इकट्ठा करके भविष्य में मेरे खिलाफ हमला करे। तो अकबर भी जान रहा है, इसलिए पीर मोहम्मद को लगा दिया। अब बैरम खान भी जा रहा है कि बेटा मेरे मन में क्या इच्छा थी ये तुमको पता चल गया और तुमने क्या कर दिया? जासूसी लगा दिया। तो अब यह भारी बगावत हो जाता है। क्या करते हैं? ये जो बंदा है बैरम खान, यह पीर मोहम्मद के नाम पे क्या करता है दोस्तों? बगावत करता है। बट कोई बात नहीं है, जब पीर मोहम्मद के नाम पर बगावत होता है इसको फिर माफ किया जाता है। और वो जगह कहां पर है? जालंधर। जालंधर में इसको माफ कर दिया जाता है। अब जालंधर के बाद माफीनामा के बाद फिर यह जालंधर के बाद जालंधर से फिर यह जाता है मक्का के लिए रवाना होता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। बुढ़ापा आ जाती है तो बुढ़ापा में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है थोड़ा सा निर्णय उतार चढ़ाव हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे अभिभावक तो ले रहे हैं, आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो वो गलती नहीं है। आप जाइए, धर्म के लिए जा रहे हैं, आप हाजी बनने के लिए जा रहे हैं, तो हाजी बनने से अच्छा तो और नहीं है, तो 100 माफ आपके लिए है, आप जाइए। वैसे ही हाजी बनना वैसे ही है, मक्का का विजिट करना इस्लाम में वैसा ही है जैसा हिंदुओं के लिए गंगा में नहाना। अगर मक्का किसी ने विजिट कर लिया तो उसके सारे पाप धुल गए। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हिंदू ने अगर अपराध किया है, गलती किया है और गंगा में नहा लिया तो सारे कुछ माफ माने जाते हैं। आगे चलता है, लेकिन रास्ते में 1561 में वो लोहानी अफगान मक्का के रास्ते में 1561 लोहानी अफगान ने क्या क्या अब क्या कर दिया। और इस तरह से बैरम खान से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो पहला मुक्ति बैरम खान से मिल जाती है। लेकिन बैरम खान जब मर जाता है तो सवाल ये उठता है कि 1561 में बैरम खान तो मर गया, लेकिन इसकी पत्नी का क्या? बैरम खान की पत्नी का क्या? तो बोला कोई बात नहीं है, इससे निकाह कौन कर लेंगे? अकबर निकाह कर लेंगे। पहला ये भी कहानी खत्म। फिर होता है कि जो पत्नी थी, जिससे बैरम खान की पत्नी जो थी, उसका एक बच्चा भी था। उस बच्चा का नाम था अब्दुल रहीम। बोला कोई बात नहीं है, बच्चा को हम अपने शरण में ले लेते हैं, बच्चा का पालन पोषण हम करेंगे। तो इसको गोद लेता है, गोद नहीं कहा जाए, पालन पोषण कहिए। पालन पोषण कौन करता है? अकबर ही करता है। बोला जब हम बैरम खान की पत्नी से हमने निकाह ही कर लिया तो लाजमी सी बात है कि बैरम का जो बच्चा है वो एक तरह से मेरा बच्चा हुआ। तो जो बैरम का जो बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल रहीम, हम उसको अपने पास में रख लेते हैं, पालेंगे, पोसेंगे, इत्यादि करेंगे। और पालने पोसने के बाद जब यही अब्दुल रहीम जब बड़ा होता है तो आपको रहीम खान ए खानन बनता है। यही अब्दुल रहीम कौन बनता है बाद में? रहीम खान ए खानन। कहीं कहीं खानन मिलेगा, कहीं कहीं खानन मिलेगा, ये बनता है। और अब ये कौन बनता है? ये है कौन? तो ये होता है जिसने बाबरनामा क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया। तो ये नाम हमने आपको उस समय भी पढ़ाया था जब मैं बाबर को पढ़ा रहा था कि बाबरनामा जो है मुख्यतः शुरू में जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्तई भाषा में लिखा गया था। ये जो किताब था बाबरनामा, उस समय बाबर के समय में जो लिखा गया था पंडित, उस किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी। किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी। तो यह चगताई भाषा में था।
चगताई भाषा में था। तुजुक के बाबरी किस भाषा में था? चगताई भाषा में था। और चगताई भाषा से उसका ट्रांसलेशन किया गया किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाला कौन था? वह रहीम खान ए खानन था। और रहीम खान ए खानन कौन बना? यह बैरम खान का पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। तो इस तरह से मित्रों एक जो आंतरिक चुनौती थी बैरम खान वाला, ये उसने अच्छे से निपटा लिया। अब घरेलू विवाद क्या था? तो दूसरा चलते हैं दोस्तों, घरेलू विवाद। अब इसमें कहता है पेटीकोट शासन। ज्यादा विस्तार में आप पेटीकोट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। अब एक होता है इस्लाम में जो दरबार होता था, जो राजमहल होता था, उसमें हरम होता था। और हरम का जो प्रधान थी, तो हरम की जो प्रधान थी वह क्या कर रही थी? प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही थी? वो शासन चला रही थी। हरम की प्रधान का नाम था माहम अंगा। अब ये माहम अंगा और इसका एक बेटा था। बेटा का नाम क्या था? आदम था। तो बेटा का नाम आदम था। देखिए आप लोग कितने से पढ़ के आए हैं आप लोग। तो ये माहम अंगा और आदम खान, कहने को तो सरकार कौन है? अकबर, लेकिन निर्णय हवेली के कोठा से लिया जा रहा है। और उस कोठा का जो हेड है माहम अंगा, वो और उसका जो बेटा है अहमद, वो निर्णय ले रहा है। तो नाम है अकबर का, लेकिन सारा निर्णय कोठा से लिया जा रहा है। अब अकबर को ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। अब कहेगा कि सर ये कैसे शासन चला रहा था? हुआ ये कि आदम खान जो है प्लस बाद में पीर मोहम्मद है ना, यही वो पीर मोहम्मद है जिस पर कभी अकबर ने विश्वास किया था। तो हमने कहा कि कोठा में बड़े बड़े लोगों की नीयत बदल जाती। तो वह आदम खान और पीर मोहम्मद जो है वह अकबर से अनुमति भी नहीं लेता। अकबर से बिना अनुमति के मालवा पर कब्जा कर लेता है। अब जब राजा की बिना अनुमति के, अकबर शासक है, जब शासक के बिना अनुमति का आप क्या कर लीजिए हमला कब्जा कर रहे हैं किसी क्षेत्र को, लाजमी सी बात है नाम किसका हो रहा है कि अकबर के द्वारा हमला किया गया। अकबर को पता भी नहीं है कि भाई अकबर को पता भी नहीं है कि आदम खान जो है उसने क्या किया है, वहां जाकर हमला कर दिया है। और नाम क्या हो रहा है, किसका बदनाम कौन हो रहा है? अकबर। तो ये गुस्सा होता है और फिर ये भी कहता है कि चलो भाई 1562 में तुम्हारा भी काम तमाम करते। तो ये बात जब पता चलता है अकबर को, अकबर गुस्सा आता है और तो गुस्सा में उसने 1562 में इस आदम खान का भी कहानी खत्म। और जब आदम खान की हत्या हो जाती है तो उसकी जो मां है माहम अंगा, यह भी शोक में आकर खत्म हो जाती है, शोक भवन में चली जाती है। शोक भवन मतलब डेथ को प्राप्त हो जाती है, बेटा के पुत्र के मृत्यु के शोक। और इस तरह से आपने देखा कि बैरम खान और दूसरा घरेलू विवाद जो पेटीकोट सरकार था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेटीकोट सरकार क्या होती है। इस प्रकार ये दोनों से बैरम खान 1560 और पेटीकोट 1562, इन दोनों चुनौतियों से अंतःपुर के कचकच, अंतःपुर यानी हवेली के अंदर, अंतःपुर से निजात पाने का है। अब जब अंतःपुर से, जब हवेली के अंदर से जब उसको निजात मिल जाता है, तब हम कहता है कि अब दाएं बाएं अब अकबर देख सकता है, चैन की नींद से देख सकता है। क्योंकि पहले वो चैन की नींद से सोता भी था तो एक आंख खुला रखना पड़ता था कि कहीं बैरम खान कुछ कर तो नहीं रहा, तो बेचारा को नींद भी नहीं आता, नींद की बीमारी उसको हो गई थी। उधर सोता था तो डर होता था कि बैरम खान कहीं चाकू लेके तो नहीं आ रहा है। फिर दिमाग का था नहीं बैरम खान ऐसा नहीं करेगा, फिर
था तो पता चलता था कि अरे कोई और एक औरत है अपने एक साथ किसी को चाकू लेके आ रहा है मेरी हत्या करने, तो वो सोच नहीं पाता था। तो जब उसने अंतःपुर के दो, एक तरफ बैगम खान और दूसरा तरफ हरम की जो प्रधान थी महम अनगा, जब दोनों की कहानी खत्म हो जाती है तो उसको बहुत दिनों के बाद लगता है कि हाँ अब हमारा विदेशी हो जाएगा, अब हम चैन के दिन से थोड़ा सा सो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मध्यकालीन इतिहास चल रहा है तो लग रहा है पता नहीं कब हमारा सांस रुक जाए, कब कौन सा क्वेश्चन छूट जाए, तो चैन के दिन नहीं आते। तो जब मध्यकालीन इतिहास खत्म होगा तो लगेगा कि हाँ अब हम निश्चित हो गए। तो उसी तरह से अकबर भी अंतःपुर के कचकच, अंतःपुर की जो जवाबदेही थी, अंतःपुर में जो नाटक चल रहा था, जो विश्वास की कमी हो गई थी, उस विश्वास को उसने, विश्वास की कमी के कारण जो उसके साम्राज्य विस्तार में जो चुनौती थी उसको वह समाप्त करता है। 1562 में वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, चैन की सांस लेता है, अल्लाह ताला को याद करता है और कहता है अल्लाह अकबर करने के लिए चलो, जिहाद करने के लिए चलो। तो अब वो जिहाद करने जाता है, अल्लाह अकबर करना चाहता है, या मेरी भाषा में चाहिए तो मुझे नहीं पता वो अल्लाह अकबर करने गया, मेरी भाषा में मुझे नहीं पता वो जिहाद करने गया, लेकिन मेरी परिभाषा में कि जो भी गद्दी पे बैठा है उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा। तो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा को साम्राज्यवाद के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब 1562 के बाद वह अपनी साम्राज्य की रक्षा सुरक्षा के नाम पर विस्तारवादी अर्थात साम्राज्यवादी नीतियों के लिए वो घर से बाहर निकलता है। तो हम लोग लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हम शुरू करेंगे उसकी साम्राज्यवादी नीतियां। थैंक यू।